सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एपिड्यूरल एंड सबड्यूरल हेमाटोमा स्टार्ट होगा। और हम लोग जितना शॉर्ट में इसको समझ सकेंगे समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें बाकी चीज़ें भी कवर अप करेंगे। ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आई। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज चलें तो हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका समझना पड़ेगा। और इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए हम दो तरीके का अप्रोच उठा सकते हैं। अब मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया अप्रोच जो है आपका फंक्शन वाइज चलेगा। ब्रेन स्ट्रक्चर आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि बट अगर एक सिंपल सा डेरिवेशन समझने की बात समझें हम तो हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है। ये हमारा क्या है? स्कल है। क्या है? स्कल है। ये स्कल बोन एसबी और स्कल बोन के अंदर हमारा ये अलग अलग कलर यूज करने पड़ेंगे समझाने के लिए। एक सेकेंड। पतला वाला पेन कहाँ गया? चलिए समझते हैं। स्कल के बाहर स्कैल्प होता है, आपको पता है। स्कल के अंदर की एक लेयर जो है, ये लेयर जो होगी, ये एक डबल फाइबर लेयर होती है। इसको हम क्या कहेंगे? डायग्राम मेरा अच्छा नहीं होता है तो इसको हम क्या कहेंगे? ड्यूरा कहेंगे। ठीक है। हमारे पास बाहर में स्कल बोन है और अंदर वाली हमारी ड्यूरा मैटर है जो स्कल से अटैच्ड रहेगी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास रेड का लेते हैं। हाँ, रेड ठीक है। बड़ा खराब सा बना है। तो हमारी स्कल बोन है, देन हमारा ड्यूरा मैटर है। उसके अंदर हम बात करें तो माइल्डली रेडिश सा एरिया हमारा जो होगा, ये क्या होगा ड्यूरा मैटर के अंदर? दैट इज एरेक्नॉइड। और एरेक्नॉइड मैटर के अंदर की स्पेस को, मतलब इन दोनों के बीच की स्पेस को क्या कहेंगे? दैट इज एरेक्नॉइड मैटर या एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक। इसके अंदर ही हमारा जो है, कह सकते हैं,
इससे अच्छा तो नॉर्मली बना देता मैं। ठीक है, तो ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 करके जो फोल्ड्स होते हैं हमारे ब्रेन के अलग अलग रहते हैं। मैं सिर्फ ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो उसको उतना सीरियस मत लीजिएगा। ठीक, अब होता क्या है, ड्यूरिंग एपिड्यूरल हेमाटोमा आपका ये स्कल बोन जो है फ्रैक्चर हो जाती है, और इस स्कल बोन के फ्रैक्चर होने की वजह से यहाँ जो एक एग्जैक्ट स्पेस नहीं है, इसको सट के रहना चाहिए ना इससे, तो ये स्पेस बन जाती है, और इसी स्पेस में आपकी जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी होती है, दैट इज MMA, ये डैमेज होके इस एरिया में ब्लीड कर देती है, ब्लड क्लॉट होने लगता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एपिड्यूरल हेमाटोमा। ठीक है, जब यहाँ पे ब्लड का अक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाए, क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाए, तो इसमें हम क्या कहेंगे, दैट इज एपिड्यूरल हेमाटोमा, done due to the fracture of bone leading to the damage to middle meningeal artery, that is MMA। ओके, इतनी सी बात समझ में आई, ये डैमेज हो गया। अब सेकंड क्या होता है, सब ड्यूरल हेमाटोमा हमारा। तो सब ड्यूरल हेमाटोमा जो होगा वो इस जगह पे होगा, जैसे ये हमारा ड्यूरा के ऊपर हो रहा था, तो ये ड्यूरा हो गया, मतलब ड्यूरा और स्कल के बीच में बाहर के साइड हो रहा था, तो एपिड्यूरल हो गया। सब ड्यूरल और नीचे आ जाता। ठीक है, जैसे ही सब ड्यूरल इसके बाद शुरू हो जाएगा, किसके बाद, ड्यूरल के जस्ट बाद, इसके बाद ड्यूरल के जस्ट बाद, तो आप ये पूरा एरिया उठा सकते, ठीक, इंक्लूडिंग दी एरेक्नॉइड स्पेस। इसमें आपका जो मसला देखने को मिलेगा वो इस एरिया में बीच में एक वेन होती है जिसे कहते हैं ब्रिजिंग वेन। इसमें रप्चर होने की वजह से जब ड्यूरा मैटर के और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में ब्लड का एक्यूमुलेशन होने लगे, तो उसको हम क्या कह देंगे, दैट इज सब ड्यूरल हेमाटोमा। ये स्ट्रक्चरल वाइज समझ में आई बात। ठीक, आपके पास 3 लेयर होती है, आप जानते हैं, ड्यूरा, एरेक्नॉइड एंड पिया मैटर। ठीक, इन टोटल 3 लेयर होती हैं। तो यही जब अगर ड्यूरा मैटर में होगा ड्यू टू द रप्चर ऑफ मीडियल मेनिंजियल आर्टरी caused by the fracture of skull, तो आपका एपिड्यूरल हेमाटोमा होगा। और जब ब्रिजिंग वेन का रप्चर होगा बिटवीन द ड्यूरा एंड द एरेक्नॉइड मैटर लेयर, दैट इज द सब ड्यूरल हेमाटोमा। इतनी सी बात क्लियर कट सी समझ में आ गई। ये एक स्ट्रक्चरल वाइज चीज हमने समझाई आपको। तो इतनी सी बात समझ में आ गई कि जो मेनिंजियल लेयर्स होती हैं स्कल की, दैट इज द एपिड्यूरल स्पेस, द ड्यूरा मैटर, द सबड्यूरल, द इरेक्नॉइड मैटर, द सब इरेक्नॉइड, ये सब आपको मेरे ख्याल से तो पता होगा जहां तक मुझे लगता है। तो इसी को अगर एक सीक्वेंशियल लाइनिंग में लिखें तो हम कह सकते हैं सबसे बाहर वाली लेयर एपिड्यूरल होती है, उसके बाद हमारे पास ड्यूरल होती है और द ड्यूरा मैटर होती है,
उसके बाद सबड्यूरल आएगी, सबड्यूरल स्पेस आएगी, इसके बाद एरेक्नॉइड आएगी, इसके बाद सब एरेक्नॉइड स्पेस आएगी। ठीक, अब इसके बाद सब एरेक्नॉइड स्पेस के बाद बेसिकली आपका पिया मैटर आ जाता है। ठीक है, पिया मैटर आ जाता है, मैटर को मटर लिख रहे हैं, पिया मैटर आ जाता है। पिया मैटर के बाद आपका जो पैरेनकाइमास होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेन पैरेनकाइमास स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है फ्रॉम आउटर टू इनर साइड ऑफ अ ब्रेन स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट between the skull and the dura is the epidural. After that dural we have the dura mater. After that dura mater, the space between the dura and the arachnoid is the subdural space. After that arachnoid matter, the space between the arachnoid and pia is subarachnoid space. And after that subarachnoid space we have simply a pia mater, and after that pia mater we have brain parenchyma. Okay, ये स्ट्रक्चरल एक नॉर्मल सी चीज थी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो एक सीक्वेंशियल था, डायग्राम उतना अच्छा नहीं ना, बट आप मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक, तो एपिड्यूरल की डेफिनेशन कोई मुश्किल नहीं है। अब collection of blood in the epidural space that is present between the skull and the dura mater. collection of blood होगा, कहाँ होगा? in epidural space that is present between the skull bone and that is present between the skull bone and dura mater, the main dura. Okay, the collection of blood in epidural space that is present between the skull bone and dura is known as the epidural hematoma. कुछ एपिडेमोलॉजीज अगर हम इनकी जाने, जैसे 2 से 4% चांसेस हेड इंजरी में होते हैं इसकी, 100% मोर्टेलिटी रेट होता है, ये भी समझिए 100% मोर्टेलिटी रेट होता है। अगर ये हो गया आपको तो आपकी जान जाना बहुत ज्यादा चांसेस में है, क्योंकि आपको समझ में नहीं, आपका एक टाइम पे सर दर्द होगा, उसके बाद देखिए सर दर्द होने के बाद पता है क्या चीज होगी? आप, हो सकता है आपको चोट लगी, चोट लगी, बात समझिएगा, आपको चोट लगी, चोट लगने के बाद आपने फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट का मैच देख रहे थे, बॉल आके आपके सर पे लगी, चोट, नॉर्मल आपने जो है हल्का सा ब्लीड आउट हुआ, हल्का सा, हो सकता है ब्लीड आउट भी ना हो, ठीक है, फ्रैक्चर हुआ, हल्का सा दर्द बना हुआ था, आप बैठ गए, आप फिर मैच देखने लगे। हो सकता है आप बेहोश भी हो सकते हैं, ठीक है, बेहोश होने के बाद आप उठे, आपने देखा ठीक है भाई अब तो हम नॉर्मल हैं, कोई ऐसा मसला हमको दिख नहीं रहा है, ये वो सर दर्द है, बस बना हुआ है सर दर्द, ठीक। आप गए घर, आप घर जाके सो गए, अगले दिन उठे, दोपहर में डेथ, आप, खेल खत्म। दैट इज द एपिड्यूरल हेमाटोमा। इसलिए इसकी 100% मोर्टेलिटी कही गई है, क्योंकि इसको अक्सर करके लोग अनट्रीटेड रखते हैं, ट्रीटमेंट इसका स्टार्ट ही नहीं हो पाता। आपको चोट लगी, आप बेहोश हुए, आप जागे, आपने कहा अच्छा चलो ठीक है अब सर भारी लग रहा है, 1-2 दिन में अपने से ठीक हो जाएगा, अगले दिन आप खत्म, ठीक। तो इसीलिए इसको अनट्रीटेड जब भी छोड़ा गया है तो इसकी मोर्टेलिटी हमेशा 100% रही है, 1 से 2 दिन में। इवन
पेशेंट ये भी खुश हो जाते हैं कि इस पेशेंट में अक्सर करके आपको एक चीज देखने को मिलती है, दैट इज टर्मिनल, ना नॉट टर्मिनल, दैट इज इंटरवल लूसिडिटी। इंटरवल लूसिडिटी होती क्या है, और टर्मिनल लूसिडिटी भी एक चीज होती है, वो भी समझिएगा। तो इंटरवल लूसिडिटी में क्या होता है कि आपको चोट लगी, आप उस टाइम बेहोश हो गए, आप उठे, थोड़ा सा ऑल्टर्ड सेंसोरियम पाया आपने अपना, थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजें थी, थोड़ा सा दिक्कत हुई, फिर आपका सिर्फ सर भारी है, उसके बाद आप नॉर्मल काम करने लगे, अगले दिन सोए फिर उठ गए नहीं कभी। इतनी सी बात समझ में, इसी कहते हैं इंटरवल ल्यूसिडिटी। ऐसे ही टर्मिनल ल्यूसिडिटी होती है जब पेशेंट बहुत ज्यादा सिक होता है, बहुत सी बीमारियों से घिरा होता है, मेनिंजाइटिस, एंसेफलाइटिस, मेनिंजोएंसेफलाइटिस, मतलब ब्रेन की बहुत सारी बीमारी, बॉडी का ऑर्गन शट डाउन होने लगता है, तब पेशेंट को टर्मिनल ल्यूसिडिटी भी आती है। बहुत स्केरी फेनोमेना होता है ये। आपका पेशेंट कोमा में, बेड रिडन, कंप्लीट नम, कुछ नहीं कर रहा है, एक दिन अचानक से क्या करेगा, उठेगा, आपसे बात करेगा, आपसे पूछेगा, अपने फैमिली मेंबर को पहचानेगा, साफ बोलना शुरू कर देगा एकदम, ठीक है, चलना शुरू कर देगा, उसके अगले दिन उसकी डेथ हो जाती है। मतलब एक पेशेंट जो कोमा में था, कोमा से उठ कर आया, उठ के आने के बाद नॉर्मल हो गया, एकदम नॉर्मल पेशेंट, मतलब पूरे फैमिली मेंबर को लगा रहे ये तो ठीक हो गया, तो ठीक हो गया, तो ठीक हो गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, अचानक से अगले दिन उसकी डेथ डेथ हो जाती। तो इसे कहते हैं टर्मिनल ल्यूसिडिटी। ये बहुत स्केरी फेनोमेना होता है, जब ये स्टार्ट होता है तो पेशेंट, मतलब डॉक्टर्स तो समझ जाते हैं कि पेशेंट के पास अब ज्यादा टाइम है नहीं, और पेशेंट की डेथ अब, मतलब हो, मान ली गई है कि डेथ होनी होनी है टर्मिनल ल्यूसिडिटी दिखने के बाद। ये जब होगा जब पेशेंट बहुत ज्यादा सीवियरली इल होगा, कई सालों से हो सकता है, ठीक है, कई दिनों से कई सालों तक इल हो सकता है। तो बॉडी एक आखिरी का स्पार्क एक देके चली जाती है कि लो, जाओ घूमो टहलो, देखो थोड़ा सा, और फिर चलो हमारे साथ। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे इंटरवल ल्यूसिडिटी जो है एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ, फिर अपने आप नॉर्मली ठीक हो गया, ठीक हो गया, थोड़ा सा सर भारी, अरे हाँ बस दर्द है, हो सकता है हल्का सा ब्लीड आउट, ब्लीडिंग हुई, अरे लगा लेंगे पट्टी, बांध लेंगे, मैनेजमेंट नहीं हुआ, खेल खत्म। ठीक। थर्ड चीज जो देखी गई है कि कभी कभी इन पेशेंट में हर्निएशन भी हो जाता है। हमने हर्निएशन सिंड्रोम पढ़ा, जिसमें हमने अंकल, टॉन्सिलर और भी बाकी तरीके के हर्निएशन सिंड्रोम पढ़े। तो जब प्री ऑपरेटिव टाइम पे अगर इनको हर्निएशन सिंड्रोम हो जाता है, एचएस हो जाएगा, तो 20 से 40% जो है मोर्टेलिटी रेट बन जाएगा। अगर ऑपरेटिव पेशेंट समझदार है, चला गया, सीटी करा लिया, देखा हेमाटोमा है कि नहीं है, सीटी में हेमाटोमा दिख जाता है, ठीक है, सबसे बाहर वाली लेवल में, लेयर में ब्लीड होते हुए। सबसे ज्यादा कॉमन लोकेशन अगर पूछी जाए एपिड्यूरल हेमाटोमा की, दैट इज टेम्पोरल लोब। इतनी सी बात समझ में आ गई। अराउंड 75% केसेस आपको टेम्पोरल लोब के देखने को मिलेंगे इन दी एपिड्यूरल हेमाटोमा। ये हमारा मोटा मोटा सा एपिडेमोलॉजी थी इसकी। इसके बाद हम एक चीज की और बात करेंगे, दैट इज द मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म कैसे चल रहा है, ठीक है। एपिड्यूरल हेमाटोमा में बेसिकली ये समझिए दो सोर्सेज होते हैं, फर्स्ट इज आर्टीरियल, सेकेंड इज वीनस। आर्टेरियल सोर्स ऑलमोस्ट 85% इफेक्टेड होता है, इफेक्ट मतलब 85% आर्टेरियल सोर्स में इफेक्ट
देखा गया है ड्यूरिंग दी एपिड्यूरल हेमाटोमा, और वीनस सोर्स 15% कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहता है। 15% इनका डैमेज होने का चांस होता है, बाकी 85% आपके जो आर्टीरियल सोर्स होते हैं उनका डैमेज होने का चांस रहता है। आर्टीरियल सोर्स की अगर हम बात करें तो हमने एक चीज बताई थी, दैट इज मीडियल मेनिंजियल आर्टरी, MMA। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। और जब टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर होती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ लिख देते हैं, ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी और जब टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर होती है तब हमको जो आर्टरी का लैसेरेशन है, फटना है या कटना है, वो तब मिलेगा। और अगर पेशेंट में हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो हाइपरटेंशन की वजह से हेमाटोमा और बड़ा और लार्जर साइज का बने। इतनी सी बात समझ में आई। द मीडियल मेनिंजियल आर्टरी, दैट इज द ब्रांच ऑफ maxillary artery, is lacerated when a temporal bone fracture is occurred, and if a patient have a hypertensive condition, then the chances of increased hematoma, the size of the hematoma, the chances of increased hematoma size will be positively seen in the arterial source, while in the venous source we can say there are two different aspects, as it only affects the 15%. We have the dural venous sinuses that is present in the transverse and also I think sagittal, along with diplopic vein. Which vein? Diplopic vein. That is the main vein of the bone marrow. That is the bone marrow vein. We can say it is a bone marrow veins. So arterial source 85% affecting the medial meningeal artery. Venous source is 15% affecting the transverse and the sagittal dural venous sinuses, and diplopic vein, that is the main vein of bone marrow. The mechanism is simply starts when there is a direct blow to temporal region. डायरेक्ट आपको हेड पड़ा यहाँ पे पार्ट टेम्पोरल पे, पार्ट ये इस एरिया में, ठीक है। डायरेक्ट ब्लो पड़ा टेम्पोरल पे, इसके वजह से आपको फ्रैक्चर हुआ टेम्पोरल बोन का, इसके वजह से आपको मीडियल मेनिंजियल आर्टरी का लैसिरेशन हुआ। लैसिरेशन का मतलब कटना हुआ। मीडियल मेनिंजियल आर्टरी में हल्का सा डैमेज और लैसिरेशन की वजह से हमारा जो आर्टीरियल ब्लड था वो एपिड्यूरल स्पेस में अक्यूमुलेट होने लगा। जैसे ही वो अक्यूमुलेट शुरू हुआ तो आपका ड्यूरा जो है धीरे धीरे करके ड्यूरा मैटर, क्योंकि ड्यूरा मैटर के ऊपर की लेयर कम हो रही है ना, तो ड्यूरा मैटर क्या होने लगा, हम कह सकते हैं ड्यूरा मैटर कंप्रेस होने लगे। जैसे ड्यूरा मैटर कंप्रेस होगा पेशेंट कंप्लेन करेगा पेन की, बट
इतनी कस के ऑलरेडी चोट लगी है उसको, फ्रैक्चर अलग है तो फ्रैक्चर का पेन अलग, चोट का पेन अलग। तो ड्यूरा मैटर कंप्रेस होने की वजह से जो हेडेक होगा वो बहुत सब्सिडरी मतलब बहुत ज्यादा दब जाएगा। तो ड्यूरा मैटर कंप्रेस होने के बाद ब्रेन भी कंप्रेस धीरे धीरे होना शुरू कर देगा, ब्रेन का भी कंप्रेशन शुरू हो जाएगा। इसी ब्रेन पे जो एक्स्ट्रा कंप्रेशन या प्रेशर पड़ता है, इसी की वजह से पेशेंट कंप्लेन करता है ऑफ हेडेक। उसके बाद जब यही कंप्रेशन थोड़ा सा और बढ़ता है, ज्यादा होने लगता है, जैसे कि हाइपरटेंसिव पेशेंट में ज्यादा देखा गया है प्रेशर बढ़ना, तो पेशेंट में सेंसोरियम ऑल्टर्ड दिखना शुरू हो जाता है। तो यही ब्रेन कंप्रेशन शुरू हो जाएगा, और इसी ब्रेन कंप्रेशन की वजह से अगर इसको सही से ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट को हर्निएशन भी हो सकता है। ईदर इट विल बी अंकल, ईदर इट विल बी tonsillar, either it will be of other two types. Okay, so the herniation syndrome will always be there if a brain compression is present and it is not evacuated or taken care of in emergency care. Okay, if you have not taken the patient to the emergency care, then the brain compression can also lead to the herniation syndrome. Okay, so इतनी सी बात समझ में आ गई। That is all the thing about the epidural hematoma. ठीक है, एपिड्यूरल हेमाटोमा की हमने एटियोलॉजी और मैकेनिज्म अलोंग विद द इन्वॉल्विंग स्ट्रक्चर्स दैट आर अफेक्टिंग एंड कॉजिंग, दैट आर द मेन कॉजेटिव फैक्टर ऑफ कॉजिंग इन हेमाटोमा, वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, हम ये डिस्कस कर लिए हैं कि क्या है। अब अगर हम ल्यूसिड इंटरवल आपको समझा चुके हैं, अलोंग विद टर्मिनल ल्यूसिडिटी भी हम बता चुके हैं। इसको हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं, lucid interval is a stage between unconscious, a two unconscious phase, a conscious, it is a stage of consciousness between two unconscious stage। सिंपल सी बात, बीच में जो जाग रहा है पेशेंट उसी को क्या कहेंगे, ल्यूसिड इंटरवल कहेंगे। टर्मिनल ल्यूसिडिटी भी समझा दी है। इसका कोई बहुत एक्स्ट्रा एविडेंशियल चीज नहीं ना जो हमको बताती है कि टर्मिनल ल्यूसिडिटी और हमारा इंटरवल ल्यूसिडिटी जो है वो होती क्यों है। ये बात समझिएगा, आज तक किसी को नहीं पता चला ये हो क्यों रहा है, एग्जैक्टली नहीं पता। एक नियर अबाउट गेस है चीजों की, हर चीज की होती है, हर चीज की हाइपोथेसिस होती है, हर चीज की थ्योरी होती है, बट we don't have to waste time on theories and accept the fact that we are going to see in the patient। अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि पेशेंट की शिकायतें क्या क्या रहेंगी जब पेशेंट आपके पास आएगा, तो एक क्लासिक ट्रायड दिखेगा, दैट इज इम्पैक्ट के बाद अनकॉन्शियसनेस, ठीक, अरे मालिक, अनकॉन्शियसनेस, अच्छा यूएन है, ओके सही था, अनकॉन्शियसनेस, इसके साथ साथ ल्यूसिड इंटरवल जो हमने अभी बताया, इसके साथ साथ बहुत तेजी से कंडीशन डिटीरियो डिटी डिटीरियो डिटीरियोशन, ठीक है, क्या कहते हैं, डिटीरियोशन,
डिटीरिएट हो रही है, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, सुबह के 4 बज रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ करिएगा, ठीक। स्पेलिंग के लिए और थोड़ा सा बोलने के लिए, स्लीप बहुत कम है मेरी, 3-4 घंटा सो रहा हूँ, पढ़ना है इसलिए बस। सबसे ज़्यादा अगर ल्यूसिड इंटरवल के टाइम पे पेशेंट शिकायत करेगा किसी चीज़ की, जब वो जागा रहेगा, तो उसमें आपको 3 चीज़ें देखने को मोटी मोटी सी मिलेगी। दैट इज सीवियर हेडेक along with vomiting and low GCS। ये 3 क्लिनिकल फीचर पेशेंट के ड्यूरिंग द ल्यूसिड इंटरवल देख सकते हैं। तो अगर पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं हुआ है, अनकॉन्शियस होने के पहले जो 3 चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसमें एक चीज पेशेंट के अटेंडेंट को, या जो साथ में प्रेजेंट है, जो पेशेंट को लेकर आया है आपके पास, या इवन आपको या किसी भी डॉक्टर्स को, ये देखना जरूरी है कि उस पेशेंट में हमको बैटल साइंस तो नहीं देखने को मिल रहा है। बैटल साइंस मतलब जंग वाले निशान, जंग में निशान कान के पीछे से, मतलब बिहाइंड ईयर। आपको कुछ ब्रूजिंग तो नहीं देखने को मिल रही है, कोई चोट तो नहीं देखने को मिल रही है, कोई लैसिरेशन, कोई ब्लीडिंग तो नहीं देखने को मिल रही है। ये चीज पे ध्यान देके आप सिंपल की क्लिनिकल फीचर से एक 20-30% क्लियरिटी पे पहुंच सकते हैं कि इस बंदे को एपिड्यूरल हेमाटोमा हो सकता है अगर सर पे चोट लगी है तो। इन द टेम्पोरल पार्ट, ठीक है, टेम्पोरल पार्ट ही में देखेंगे, बिहाइंड द ईयर इसीलिए बताया गया और बैटल साइन इसीलिए बताया गया। क्लिनिकल फीचर्स हमने समझ लिए, कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें कि हम एग्जैक्टली हाँ कब कहेंगे, इन्वेस्टिगेशन सी पे कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि आप इन्वेस्टिगेशन सी पे उस पे हाँ कहेंगे कि हाँ ये बीमारी है इस। तो इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहली चीज सीटी स्कैन कराएंगे। क्या कराएंगे? सीटी स्कैन कराएंगे। तो आपको एक जो है हाइपर डेंस वाइट, हाइपर डेंस वाइट कलेक्शन मिलेगा, जो कि ब्लड का होगा ऑब्वियसली, ऑन द आउटर बॉर्डर, ठीक है, ऑन द आउटर बॉर्डर। हाइपर डेंस रहेगा, वाइट रहेगा, अलोंग विथ कॉन्वेक्स सरफेस रहेगा, कॉन्वेक्स सरफेस बनाएगा। इसको लेमन स्लाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमन स्लाइस भी कहते हैं। एक कॉन्वेक्स सरफेस की तरह दिखेगा। इसको हम लेमन स्लाइस सरफेस भी कहते हैं, कि लेमन की एक जो स्लाइस होती है उसकी तरह भी ये दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये कि ड्यूरा अपने सूचर से still attached to sutures। ड्यूरा जो है अटैच रहेगा अपने सूचर से। इतनी सी बात समझ में आ गई। और ये सारी चीजें आपको इन दी टेम्पोरल लोकेशन में देखने को मिलेगी। ये एक सिंपल सॉर्टेड सा इन्वेस्टिगेशन है।
बाकी आप अगर एमआरआई कराते हैं तो एमआरआई जो है इमरजेंसी में नहीं होता है, ये भी आप जानते होंगे। बट इसके लिए आपको ये पता चल जाएगा अगर आप इन फ्यूचर 1 दिन 2 दिन बाद करा रहे हैं एमआरआई, तो जितनी भी ब्रेन इंजरी और भी अंडरलाइंग हुई है ड्यू टू हेमाटोमा वो आपको पता चल सकती है, बट एमआरआई तुरंत नहीं करा सकते। एक्सरे की बात करें, अभी एक्सरे आ गया है, एक्सरे के लिए आपने भेजा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रैक्चर ऑफ स्कल। ठीक है, एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा, स्कल फ्रैक्चर देखने को मिल जाएगा। एंजियोग्राफी का उतना कोई बड़ा मसला नहीं है, बट एंजियोग्राफी से आपको वेसल पता चल जाएगी, बट वो तो आपको सीटी से भी पता चल जाएगी। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन में मेनली हमारा सीटी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगी। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम सब ड्यूरल हेमाटोमा के बारे में समझेंगे। सब ड्यूरल, देखिए एपिड्यूरल हेमाटोमा का मैनेजमेंट बेसिकली सर्जिकली होता है। इसमें वॉल्यूम कम करा जाता है, ठीक है, थिकनेस देखी जाती है, मिड लाइन अगर शिफ्ट हुई है तो उसको देखा जाएगा, ठीक है। और आपका जो जो एक तरह से कह सकते हैं कि क्रेनियोटॉमी के साथ साथ क्रेनियोटॉमी करके ही ड्रेनेज करी जाती है, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। सब ड्यूरल की बात करें तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द सब ड्यूरल स्पेस बिटवीन ड्यूरा एंड एरेक्नॉइड, ये समझा चुके हैं। कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन ड्यूरा एंड एरेक्नॉइड is known as subdural hematoma. इसके एपिडेमोलॉजी की अगर हम बात करें तो मोर्टेलिटी रेट इसका भी 50 to 90% होता है, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट इसमें होता है 50 to 90% होता है। और चोट लगने की बात करें तो जब ट्रॉमा का लेवल बहुत हाई होगा तब देखा जाएगा। कोई अदर एसोसिएटेड इंजरी अक्यूट स्टेज में देखी जाती है पर क्रॉनिक स्टेज में नहीं देखी जाती, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। तो अगर हम इसको क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम के हिसाब से बांटें तो हम इसको 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं, दैट इज अक्यूट, सब अक्यूट, क्रॉनिक। 3 स्टेजेस के क्लासिफिकेशन में हम बांट सकते हैं। अक्यूट स्टेज में पेशेंट हमेशा यंग रहेगा, एनर्जी ट्रॉमा की बहुत हाई एनर्जी ट्रॉमा रहेगा, और सीटी के टाइम पे आपको उस टाइम बहुत फ्रेश ब्लड देखने को मिल सकता है, एक वाइट डेंस फॉर्मेशन में बहुत फ्रेश ब्लड देखने। अगर सब अक्यूट की बात करें, अक्यूट बेसिकली 3 दिन से कम का होगा, ये समझ जाइए। सब अक्यूट 3 दिन से ज्यादा, 3 से लेके बेसिकली 18 से 20 दिन, 21 दिन, 320, हाँ 21 दिन ऐसे याद करेगा ये, ठीक है। एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है कुछ चीजों में, पर चीजें याद हो जाती हैं, 321 ऐसे, ठीक। तो 3 दिन से ज्यादा और 21 दिन के अंदर है तो सब अक्यूट स्टेज रहेगी। सीटी में
डेंसिटी आइसोडेंस दिखेगी। आइसोडेंस मतलब सेम डेंसिटी दिखेगी और आप पकड़ नहीं पाएंगे कि कोई मसला हुआ है। बट आप एमआरआई में इसका एक्चुअल सही चीज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बीत चुका है। टाइम बीत चुका है, 3 दिन से ज्यादा हो रहा है इंजरी हुए हुए, और हो सकता है 18, 19, 20वें दिन में आ रहा है। तो सीटी में आइसोडेंस मैटर दिखेगा, बट एमआरआई में आपको एक अच्छा विजुअलाइजेशन देखने को मिलेगा। क्रॉनिक अगर 21 दिन से ज्यादा हो गया है तो सिंपल सॉर्टेड, कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। और बेसिकली ये एंटी कोगुलेशन, जिसे हम ब्लड थिनर्स कहते हैं, क्या कहेंगे, जिसे हम ब्लड थिनर की तरफ। तो जब भी आपके पास पेशेंट आएगा और if you are suspecting the subdural hematoma and if the patient is suddenly complain of a severe headache, तो आप उससे एक चीज ये जरूर पूछेंगे कि भैया आपकी ब्लड थिनर तो नहीं चल रही है, ठीक है, क्योंकि ब्लड थिनर एंटी कोगुलेंट ड्रग होती है, ठीक है, क्लॉट बनने से रोकती है, ठीक है। तो आप उनसे एंटी कोगुलेशन का पूछेंगे। अलोंग विथ ये मोस्टली एल्डरली पेशेंट में दिखता है और एल्कोहलिक में दिखता है, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई, मोटा मोटा सा, ठीक। इसके साथ साथ सीटी जब भी कराएंगे तो हाइपोडेंस दिखेगा। हाइपोडेंस मतलब डार्क, आइसोडेंस मतलब सेम, ठीक है। हाइपोडेंस डार्क दिखेगा वो एरिया, क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका है और जो भी ओल्ड ब्लड सेल थी वो धीरे धीरे डेथ, सेल डेथ हो रही है वहां पे, इसीलिए डार्क एरिया दिखेगा। ये इतनी सी बात समझ में आ गई। अब अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं, आप ये मिटा देते हैं, अक्यूट और सब अक्यूट और क्रॉनिक में, सब अक्यूट तो हटा ही देते हैं, सब अक्यूट की ऐसा कोई हमको वो नहीं ना। अक्यूट और क्रॉनिक में, तो अक्यूट में सबसे बड़ा कॉज जो होता है वो होता है, हमने जो बताया था, ब्रिजिंग वेन का रप्चर हो जाना। ये ब्रिजिंग वेन आपकी एक प्राइमरी मैकेनिज्म की तरह होती है, और ये कॉर्टिकल वेन से जाते हुए कॉर्टिकल साइनसेस के थ्रू सब ड्यूरल स्पेस को क्रॉस करती है। और अक्यूट स्टेज मोस्टली, मतलब ये ब्रिजिंग वेन रप्चर मोस्टली ड्यू टू एक्सिलरेशन या डिसेलरेशन की वजह से देखा जाएगा। ये सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आ रही है। क्रॉनिक की हम बात बता चुके हैं कि बहुत पहले का कोई ट्रॉमा 21 दिन से ज्यादा हो चुका है, मोस्टली उन पेशेंट को होगा जो कि एल्डरली होंगे, अल्कोहलिक होंगे। रिस्क फैक्टर जब भी बन जाएगा जब पेशेंट एंटी कोगुलेंट जैसे कि वारफेरिन वगैरह ले रहा है, एस्पिरिन वारफेरिन ले रहा है, ठीक है। और जब भी बन सकता है जब आप में क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो, तो क्लॉटिंग फैक्टर की जब भी कमी होगी तो आपको क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। प्लेटलेट्स की कमी होने के वजह भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है फॉर कॉजिंग द क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा। ये मोटी मोटी सी
कुछ वजहें थी, ठीक है। अल्कोहलिज्म को इसलिए बुरा कहा गया है क्योंकि आपका लिवर ही जो है, मैं लिवर का भी पढ़ाऊंगा, लिवर में जो आपके फैक्टर्स होते हैं, कोगुलेशन फैक्टर होते हैं, कोगुलेशन फैक्टर जो होते हैं जितने सारे, ठीक है, 1, 3, 1, 2, 5, 10 is the common one, then the right one is 7, then the other 4, ठीक है। तो लिवर में जो है अल्कोहलिज्म की वजह से लिवर डिजीज हो जाता है, अंडरलाइंग लिवर डिजीज रहता है, और कोगुलेशन जो है वो अफेक्टेड रहता है, तो कोगुलोपैथी देखी जाती है पेशेंट में। तो इसीलिए ये कहा गया है कि अल्कोहलिक पेशेंट तो नहीं है, तो उसको भी क्रॉनिक सबड्यूरल हेमाटोमा हो सकता है। ये एक हमने एपिडेमोलॉजी के साथ साथ इटियोलॉजी भी कवर अप कर लिया। थोड़ा सा अगर हम पैथोफिजियोलॉजी पे चलें तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि चल क्या रहा है, बट टू बी प्रिसाइज अगर सारी चीजें बताया जाए तो पैथोफिजियोलॉजी में आपको कोई भी चोट लगी जिसकी वजह से ब्रिजिंग वेन टीयर हो गई, जैसे ही ब्रिजिंग वेन टीयर हुई इसके बाद पेशेंट में सबड्यूरल ब्लीड हुआ, इस सबड्यूरल ब्लीड के वजह से आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो थी उनमें ब्लड क्लॉट जमा, किसमें, आउटर आउटर मेम्ब्रेन स्लैश इनर मेम्ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ, और इसके बाद हेमाटोमा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में ब्लड क्लॉट होने के कुछ दिन बाद हेमाटोमा लिक्विफाई हो गया, हेमाटोमा लिक्विफाई हो गया। लिक्विफाई होने की वजह ये है क्योंकि बहुत से एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन उसमें चलते रहेंगे उस हेमाटोमा में, तो वो लिक्विफाई हो जाएगा, और इसी के वजह से वो जमेगा नहीं, लिक्विफाइड फॉर्म में रहेगा, और धीरे धीरे करके इंक्रीज करेगा अपना साइज। इस इंक्रीज के वजह से या एक्सपेंशन के वजह से या स्प्रेडिंग के वजह से हेमाटोमा में, और ब्रेन कंप्रेशन बढ़ेगा, ये हेमाटोमा लिक्विफाई होने की मेन वजह यही है कि एंटी कोगुलेंट ड्रग हो सकता चलती है, लिवर डिजीज हो, कोगुलोपैथी हो, ठीक है। तो इसीलिए हेमाटोमा लिक्विफाई हो रहा है, ये बात आप समझिएगा, दिमाग में डालिएगा, क्योंकि मेन अगर यंगर में देखा जा रहा है तो बहुत हाई एनर्जी ट्रॉमा या हिट में देखा जा रहा है, दैट इज द अक्यूट स्टेज। बट अगर क्रॉनिक में देखा जा रहा है तो पेशेंट को काफी टाइम से अब पेशेंट को पता चल रहा है कि अरे मेरे तो ब्लीड हो रहा था ब्रेन में। तो ये बेसिकली आपका हेमाटोमा लिक्विफाइज जो हो रहा है वो ड्यू टू दी वारफरिन ड्रग और दी एस्पिरिन, ठीक है, एस्पिरिन। तो इन ड्रग्स की वजह से ब्लड थिन हो जाता है, ब्लड थिन, तो ब्लड थिनर तो नाम है उसका, बट ब्लड में जो कोगुलेशन का फैक्टर है, जो हीलिंग एबिलिटी है, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। जैसे ही वो रिड्यूस हो जाएगी तो अपने आप जो ब्लड का क्लॉटिंग वाला फैक्टर है वो क्लोज हो जाएगा, वो बहुत क्लोज तो नहीं होगा, बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए हेमाटोमा जो है वो कोगुलेट नहीं होगा, जमेगा नहीं, लिक्विफाइज रहेगा, और धीरे धीरे अपना साइज बढ़ा के ब्रेन में कंप्रेशन और बढ़ा देगा। इसीलिए जब ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है तो पेशेंट में आपको एक प्रोग्रेसिव सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएंगे। बट ये सिम्टम जब प्रोग्रेसिव करेंगे, जब सिम्टम स्टार्ट हों, ठीक है, सिम्टम स्टार्ट हो, कभी कभी 1 महीना तक लग जाता है, 10 दिन भी लग सकता है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना,
जब सिम्टम स्टार्ट। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक। एक्सपेंशन का ये इंक्रीज हो रहा है हेमाटोमा का साइज, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत छोटे छोटे और माइक्रो ब्लीड्स बन रहे हैं। ठीक। विच इज ऑन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में भी बहुत छोटे छोटे से माइक्रो ब्लीड होना शुरू हो जाएंगे। इसके वजह से भी आपको एक्सपेंशन और इंक्रीज्ड साइज ऑफ हेमाटोमा प्रोग्रेसिवली देखने को मिलेगा, मतलब धीरे 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 करके बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा ड्यू टू। ठीक है। तो हेमाटोमा लिक्विफाइज की वजह समझ गए, इंक्रीज साइज की वजह समझ गए। ठीक है। उसकी वजह से हमारा ब्रेन कंप्रेशन बढ़ा और हमको एक प्रोग्रेसिव सिम्टम 1 महीना 1.5 महीने के बाद देखना धीरे धीरे करके शुरू हो गया। क्लिनिकल फीचर हम समझा चुके हैं। पेशेंट आएगा, कंप्लेन करेगा, हेडेक, पर्सनैलिटी चेंज, गेट डिस्टर्बेंस, दुनिया भर की चीजें। तो एक बार अगर हम समझना चाहें तो थोड़े से सिम्टम्स लिख के हम समझ लेते हैं, क्योंकि सिम्टम्स अगर एक सिम्टम ज्यादा कम है तो पूरी बीमारी इधर की उधर चेंज हो जाती है। ठीक है। अगर हम अक्यूट स्टेज की बात करें और क्रॉनिक की बात करें तो दोनों के सिम्टम्स हमको अलग अलग देखने को मिलेंगे। अक्यूट स्टेज में पेशेंट जो है वो आपके पास आके ये कंप्लेन करेगा कि उसका जो फोकल डेफिसिट है, ये जीसीएस है, कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। सीवियर हेडेक हो रहा है, रुक ही नहीं रहा दर्द, क्योंकि सडन इंजरी हुई है, हाई एनर्जी ट्रॉमा है। ठीक। अलॉन्ग विथ कभी कभी जब बहुत ज्यादा लेवल पे हो जाता है तो हर्निएशन भी देखने को मिलेगा, अलॉन्ग विथ सीजर्स देखने को मिलते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इन some areas of brain or due to the brain compression। ठीक है। ब्रेन कंप्रेशन की वजह से भैया पूरे ब्रेन की ब्लड सप्लाई भी तो है सप्रेस हो जाएगी, ब्रेन फंक्शन सप्रेस हो जाएंगे। ये मोटा मोटा सा बात समझ गए। क्रॉनिक की बात करें तो हर चीज प्रोग्रेसिव होगी, धीरे धीरे शुरू होगी। क्या क्या धीरे धीरे हो सकता है? हेडेक होगा, कॉग्निटिव डिक्लाइन होगा, पर्सनैलिटी चेंज होगा, गेट में डिस्टर्बेंस आएगी। गेट, कॉग्निशन, पर्सनैलिटी और हमारा हेडेक, ये सब प्रोग्रेसिव होगा धीरे धीरे। मतलब पेशेंट का कल मुझे कम हो रहा था, आज मुझे ज्यादा लग रहा है, मुझे 10 दिन से ऐसे सर दर्द कंटिन्यूसली बना हुआ है और ये खत्म नहीं हो रहा है, और मुझे थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो रही है, और मेरा तो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो भी खत्म हो गई। जैसे मैं कपड़ा नहीं पहन पा रहा, मैं चीजों को अगर एक्यूरेटली टच नहीं कर पा रहा और बाकी चीजें नहीं कर पा रहा, तो पेशेंट ये सब चीजों की कंप्लेन करेगा। अलॉन्ग विद आपको पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया टाइप की कंडीशन में भी देखने को मिल जाएगा, बट नॉट एग्जैक्टली हाइपोनेट्रीमिया, but a symptoms like hyponatremia, that is drowsiness, ड्राउजी रहेगा फिर। सो इतनी सी बात समझ में आ गई। सीटी अपीयरेंस हमने डिस्कस कर लिया कि हमको कैसा सीटी अपीयरेंस मिलेगा। मेडिकल मैनेजमेंट इसमें दे दिया जा सकता है। ठीक है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं ना। सबसे पहला काम तो जितने हाइपरटेंशन के मसले हैं, इनके ब्लड में खून की कमी हो गई, हाइपॉक्सिया हो गई है, सेल नेक्रोसिस, ब्रेन सेल नेक्रोसिस शुरू हो गया, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। उसके बाद एंटीकोगुलेशन का, एंटीकोगुलेंट का रिवर्स देना पड़ेगा। ठीक है। और टेम्परेचर मेंटेन करना भी जरूरी है। क्रॉनिक की जहां तक बात करें, सीटी करा के आप एंटी प्लेटलेट एंटीकोगुलेंट बंद कर देंगे, और बेसिकली जो है आप इंतज़ार करेंगे कुछ मेडिकेशंस के बाद कि पेशेंट की कंडीशन ठीक हो जाए।
बट अगर सर्जरी करना है इन क्रॉनिक कंडीशन, तो आपका जब इंडिकेटेड है सर्जरी, जब उस सबड्यूरल हेमाटोमा की थिकनेस 10 mm से भी ज्यादा हो जाए, और 10 mm से ज्यादा होने के बाद जो आपका एक लाइन होती है, सजाइटल लाइन होती है ब्रेन के बीच में ऐसे, ठीक है, ये लाइन में मिड लाइन से शिफ्ट हो जाए अराउंड 5 mm तक, तब सर्जरी इंडिकेटेड होती है। और सर्जरी में हम बर होल बनाएंगे, जिसमें आप जो है एक ड्रेनेज सिस्टम लगा के उसको छोड़ देंगे, और 24 से 48 घंटा पेशेंट को छोड़े रहेंगे, ताकि ब्रेन अपनी जगह पे वापस आए और अपने आप जो है वो हेमाटोमा का जितना भी ब्लड इकट्ठा है वो उस पैकेट पे इकट्ठा हो जाए। जैसे यूरिन इकट्ठा होती है, तो वैसे ही आप जो है एक इन सीतु तरीका अपनाएंगे, जिस जगह पे है उस जगह पे बरहोल करके इरिगेट करेंगे, और ड्रेनेज सिस्टम बंद करके ड्रेन को छोड़ देंगे वहां पे लगा के, ताकि कंटिन्यू ड्रेन होने लगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। अक्यूट की बात करें, अक्यूट में तो इमरजेंसी कंडीशन रहेगी, तो अक्यूट में तो बोरहोल बना के ड्रेनेज करना बहुत ज़रूरी है। 1 से 2 होल बनाया जाएगा, ठीक है, और 1 से 2 होल बनाने के बाद पूरे हेमाटोमा को निकाला जाएगा और ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाएगा, ताकि हर्निएशन की तरफ हमारा पेशेंट ना चला जाए और ब्रेन को थोड़ा सा एक्सपैंड करने की जगह मिले। जैसे ही ये प्रेशर घटेगा, the pressure of the hematoma increase from the brain, the patient has a reduced symptom of headache, nausea, vomiting, seizures, and there is an improved in GCS also seen just after the surgery. इतनी सी बात समझ में आ गई। तो इसमें आप कुछ सिंड्रोम समझना चाहें तो बताइए, बताएंगे कैसे, आप समझा देते हैं। एक सिंड्रोम होता है जिसे कहते हैं शेकन बेबी सिंड्रोम। क्या कहते हैं? शेकन बेबी सिंड्रोम इन लेमैन लैंग्वेज, मतलब एक नाम के हिसाब से शेकन बेबी सिंड्रोम कहते हैं। इससे आपको साफ सीधा सा पता चल रहा है, बच्चे को पकड़ा, हिला दिया, इसके वजह से जो आपका फ्रंटल और आपका ऑसिपिटल, या तो साइड वेज में, दोनों टेम्पोरल साइड में किसी भी तरीके का ब्रिजिंग वेन का टर्न हो जाएगा, तो पेशेंट में या उस बच्चे में आंखों में ब्लीड देखने को मिलेगा, दैट इज रेटिनल हैमरेज, और सबड्यूरल हेमाटोमा या सबड्यूरल हैमरेज भी देखने को मिल सकता है। ये इंजरी अक्सर करके उन्हीं बच्चों में होती है जो 3 साल से कम होते हैं, 2-3 साल से कम होंगे, तो उनमें शेकन बेबी सिंड्रोम देखा जाता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। सेकंड अगर हम बात करें, दैट इज, हमने भी डिस्कस किया है बट फिर भी एक रिमेम्बरेंस के लिए लिख देते हैं, दैट इज एंटीकोगुलेंट सबड्यूरल हेमाटोमा। एंटीकोगुलेशन की वजह से होगा, क्योंकि पेशेंट की जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, पेशेंट में हाइपरटेंशन, बीपी के मसले बढ़ते चले जाते हैं, तो इसके वजह से पेशेंट जो है आपको hypertensive drug, that is, some patient can take anticoagulant or also said to be blood thinners, or the antiplatelet drug can be taken by the patient to make the blood less formation of forming clot.
इट इज मोस्टली गिवन इन पेशेंट ऑफ न्यूरो एंड कार्डियो, तो एंटीकोगुलेंट सबड्यूरल हेमाटोमा में भी देखा जाएगा। कभी कभी आफ्टर सर्जरी भी देखा जा सकता है, तो उसको हम क्या कह देंगे, रिकरेंट एसडीएच, रिकरेंट सबड्यूरल हेमाटोमा। वो इसलिए देखा जाएगा जब पेशेंट का बहुत टाइम से 15-20 साल से एंटीकोगुलेंट चल रहा हो और एंटीकोगुलेंट ना लेने की वजह से उसकी बाकी दिक्कतें शुरू हो जाएं, तो ये देखा जाएगा कि एंटीकोगुलेंट दोबारा चलना शुरू है, तो उसकी वजह से अगर हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि भैया पेशेंट में ये मसला आ गया है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, कुछ फिजियोथेरेपी में ज़्यादा मैनेजमेंट है नहीं इसकी, क्योंकि अब तक आप ये समझ गए होंगे फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट हमेशा सिम्टम्स के हिसाब से दिए जाते हैं। सो एपिड्यूरल और सबड्यूरल में अगर आपको कोई ऐसा फोकल डेफिसिट, कोई कॉग्निटिव फंक्शन का फीचर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, तो आप पेशेंट को देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक, इवन इन क्रॉनिक और इन अक्यूट बोथ स्टेजेस में फिजियोथेरेपी होगी, कोई वो नहीं ना। अक्यूट में 0 से 1, 2 से 3, 4 से 5 और 1 वीक, अलग अलग स्टेजेस हैं अक्यूट की। अक्यूट की बात बता रहे हैं, अक्यूट अगर पेशेंट को हुआ है, प्रिकॉशन हमको यही लेंगे इसमें, इन टोटल इसमें कि आईसीपी को मॉनिटर करेंगे, सीजर ना पड़े, और वैल्सेल्वा अवॉइड कराएंगे। तो प्रिकॉशन भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज आईसीपी, सीजर्स along with वैल्सेल्वा मनूवर। वैल्सेल्वा मनूवर हम इससे पहले बता चुके हैं। maneuver that a patient do when he has high heart rate, और पेशेंट को फोर्सफुली किसी चीज पे या किसी सिरिंज में ब्लॉक करवा के उससे कहेंगे फोर्सफुली एक्सपिरेट करो, ठीक है, उसी सिरिंज के अंदर, और फिर सडनली हम उसका पैर उठा के हवा में बेड पे लेटा देंगे और पैर उठाए रहेंगे, तो आप ब्लड, आप जो हार्ट रेट जो है हमारा वो लेवल पे आ जाएगा। तो ये सब प्रिकॉशन, ये तीनों प्रिकॉशन लेने। तो वैल्सेल्वा टाइप की कोई भी टेक्निक जिसमें पैर उठ जाए, पैर का पूरा ब्लड बॉडी की तरफ आए, तो ये आपको अवॉइड करना है। 0 से 1 डे की बात करें तो आप पहले दिन पोजीशनिंग अलॉन्ग विथ रेस्पिरेशन देख सकते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। दूसरे से तीसरे दिन मोबिलाइजेशन कराएंगे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि कोई और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट तो नहीं देखने को मिल रही, तो उसके ऊपर भी आपको काम करना है। चौथे से 5वें दिन मोबिलिटी करवाएंगे, सच एज बेड ट्रांसफर, सेटिंग, बेड से बैठना उतरना, ये सब। और पहले हफ्ते में आप कोशिश करेंगे कि वॉकिंग पर ला सकें पेशेंट। प्रिकॉशन आप समझ गए, सिंपल शॉर्टेड सा। ठीक, अब दोनों कंडीशन में डिपेंड करता है कि सर्जरी हुई है कि नहीं हुई है। जब भी सर्जरी होगी तो सर्जरी के 2 से 3 दिन बाद, 2 दिन तक तो इन सितु ड्रेनेज लगा रहेगा, ठीक है, उस जगह पे ड्रेनेज डला रहेगा, तो 2 दिन तक तो ड्रेनेज डलेगा, तो तीसरे चौथे दिन से आप जो है वो करा सकते हैं। बट पोजीशनिंग का बहुत खास तौर से ध्यान रखिएगा, और पेशेंट का हेड एलिवेशन जरूर रखिएगा। हेड एलिवेशन स्टार्ट करिएगा 30, देन 45, देन 60 और फिर 90। ठीक, ये सीक्वेंस आप अगर 24 घंटे में पूरा कर लेते हैं तो बहुत बड़ा गोल आप रीच कर जाएंगे।
इससे डिक्लाइन मत होने दीजिएगा पेशेंट को, ठीक है, क्योंकि रिकरेंट सबड्यूरल हेमाटोमा की कंडीशन क्रिएट हो सकती है इसमें। जो कॉमन डेफिसिट और रिहैबिलिटेशन आपको देखने को मिलेंगे, तो कॉमन डेफिसिट आपको वही मैंने बताया। हो सकता है पोजीशनिंग में दिक्कत स्टार्टिंग से हो जाए, या रेस्पिरेशन में ब्रेथलेसनेस आने लगे। अगर मेड्यूला के लेवल तक है तो रेस्पिरेशन में भी दिक्कत आ सकती है, मोबिलाइजेशन में, न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट में कई चीजें, कॉग्निशन, गेट, फॉल, डिस्फेजिया, स्पास्टिसिटी, एफेजिया, हेमीप्लेजिया, 20 चीज आती हैं, ठीक है। तो ये चीजों को आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको अपने हिसाब से ट्रीट करना है। बार बार हर टॉपिक, देखिए हर टॉपिक में मैं लिखता हूँ, जितना डेप्थ में फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट लिख सकता हूँ लिखता हूँ, बट कुछ चीजें अगर मैंने न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट लिख दिया तो इसको आपको समझना है कि न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट है क्या। मैं सिंपल सा फिर भी एक बार बोल के बता दे रहा हूँ, दैट इज हेमीप्लेजिया, एफेजिया, कॉग्निशन, स्पास्टिसिटी, डिस्फेजिया, गेट डिस्टर्बेंस, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। बात हो गई खत्म। मोबिलिटी बेड ट्रांसफर पे आएंगे तो आप अपने आप बैलेंस देखने लगेंगे पेशेंट का, ठीक है, फॉल रिस्क से बचाने लगेंगे। वॉकिंग पे आएंगे तो आप गेट में जो मसला आ रहा है, गेट के मसले को गेट ट्रेनिंग कराएंगे। गेट ट्रेनिंग कराने से पहले आप स्ट्रेंथनिंग जरूर कराएंगे पेशेंट के पैर की, क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग होगी, हैम्स की होगी, टिबियालिस एंटीरियर की होगी, अबडक्टर एडक्टर की होगी, ये सब कराएंगे। ये एक जनरलाइज चीज है जो बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है, बट फिर भी आपको लिखना है तो जो मैंने बोला है वो उसको लिख लीजिए, ठीक। मोडालिटीज ऑलमोस्ट हम सारी यूज कर सकते हैं, दैट इज हेल्थ भी यूज कर सकते हैं फॉर पेन, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर, एमएस भी यूज कर सकते हैं। हम क्या यूज नहीं कर सकते हैं ये समझिएगा, एसडब्ल्यूटी वगैरह नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है टिल्ट टेबल, अगर कोई को है, किसी के पास है टिल्ट टेबल, तो ऐसे है रहती नहीं ना, आधे हॉस्पिटलों में रहती नहीं ना, बट टिल्ट टेबल अगर किसी पेशेंट में तो वाह क्या बात है, मजा आ गया। इतनी सी बात समझे। तो ये हमारा इन टोटल आपका पूरा मसला था। प्रिकॉशन हमने समझा दिए हैं कि वैल सेल्वा जैसी कोई एक्टिविटी नहीं करानी, भैया लिड़ा के पैर उड़ा दिया उसका, ठीक है। सीजर पड़ रहे हैं रोक दो, इंटर प्रेशर बढ़ा हुआ है रोक दो, ठीक है। ब्रेथलेसनेस ज्यादा हो रही है रोक दो, हाइपरटेंशन है रोक दो, हाइपोक्सिया लग रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है रोक दो, बहुत ज्यादा स्वेलिंग है या कहीं से सीएसएफ लीक होते हुए आपको दिख रहा है, चाहे वो एपी में हो चाहे वो सब में हो, तुरंत रोक दीजिए, ब्लीडिंग रोक दीजिए, ठीक। तो ये हमारा इन टोटल सब ड्यूरल और एपिड्यूरल हेमाटोमा एक ही वीडियो में खत्म हो गया है, अलॉन्ग विद द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। कोई उतना खास बड़ा मैनेजमेंट नहीं ना, चीज़ें बता दी गई हैं क्या लगा सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल में कॉग्निशन से लेके मैंने सारी चीज़ें बना दी हैं। रेस्पिरेशन में आप चेस्ट फिजियोथेरेपी में देखेंगे, ब्रेथलेसनेस तो नहीं ना हो सकता, थोरैसिक ब्रीथिंग कराने और डायफ्रामेटिक पल्स लिप दो। तो आपको अपने हिसाब से पेशेंट टू पेशेंट ये वैरी करता रहता है। ओल्ड एज का पेशेंट तो आपको हो सकता है रेस्पिरेशन में ज़्यादा मसला है, देखिए आपको हर स्टेज में रेस्पिरेशन देखना पड़े। अगर ओल्ड एज का नहीं है, यंग एज का है, तो कुछ और मसला देखना मिले। तो ये अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरीके से मैनेज आउट आपको खुद से करना पड़ेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे टॉपिक, द एपिड्यूरल एंड द सबड्यूरल हेमाटोमा इज ओवर। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा अब जो है ट्रोमैटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, आज बन जाएगी। वीडियो वैसे तो बन चुकी है उसकी ऑलमोस्ट, तो आज ही में हो सकता है पोस्ट हो जाए। तो सब ड्यूरल एंड एपीड्यूरल के बाद हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हम समझेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।